हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सबका डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स का पेपर बहुत 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 अच्छा गया। ऐसा ही अभी तक सबसे मुझे सुनने को मिला है। एक भी कोई नेगेटिव मेरे को ऐसा नहीं बच्चा मिला जिसने ऐसा बोला हो कि सर ये भी मैं पेपर बिगाड़ा है। इसकी कोशिश ये रही कि अंतिम प्रहार की जो अपनी सीरीज थी उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन हिट हो गए और आपका पेपर अच्छा चलेगा। लेकिन मैं दोस्तों फिर आपको बता देता हूं और फिर रिक्वेस्ट फॉर्म में आपसे कह देता हूं कि अंतिम प्रहार की सीरीज के भरोसे ही नहीं बैठना है। हमको डिटेल वीडियोस भी एनालिसिस करने, भले अंतिम प्रहार देखो ना देखो कोई दिक्कत की बात नहीं। वो 11 वीडियो हैं, ठीक है, उसके 11 वीडियो हैं और कोशिश रहेगी कि आज ही सारे वीडियो अपलोड हो जाए। तो भले आप अंतिम प्रहार के मेरे 11 वीडियो मत देखना, लेकिन बिजनेस लीगल के, इसके बिजनेस एनवायरनमेंट के और लीगल एस्पेक्ट के 5 वीडियो 7 वीडियो जितने भी इसके बने हुए हैं, 5-6 वीडियो वो जरूर देख लेना। कारण कि इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब कि मैं इसके अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर अप करने की कोशिश करता हूं। अप्रोक्सीमेटली हम 95% आपका एकेटीयू का पूरा सिलेबस कवर अप कर लेते हैं। एमबीए, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, यूजीसी नेट सबके अंदर ये कॉमन सब्जेक्ट चलता है, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव हम सिलेबस यूज करते हैं। हो सकता है कुछ छोटे से माइनर पॉइंट रह जाएं, लेकिन मैं ओवरऑल इसका सारा सिलेबस कंप्लीट कर देता हूं। तो अगर अंतिम प्रहार से क्वेश्चन ना आए तब आपको परेशान होने की कभी भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको सारे सवालों के आंसर आते होंगे और वो तभी आता होगा जब आपने डिटेल वीडियो देखे होंगे। ठीक है, अंतिम प्रहार केवल और केवल आपके बेनिफिट के लिए बनाई गई हमारी द्वारा सीरीज है। इसके ऊपर डिपेंडेंसी मत कीजिए। भगवान की दया है, सबका आशीर्वाद है, आपकी वेल विशेस है, आपकी किस्मत है और हमारा छोटा सा हार्डवर्क है, जिससे हम जो अंतिम प्रहार की सीरीज बनाते हैं, यकीन मानिए उसका एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने में मुझे करीबन पूरा एक दिन लग जाता है एनालिसिस करने में। मतलब एक जो हमारा 11 क्वेश्चन की जो बनते हैं कि कौन से हमको टॉप 11 में लेने हैं, इसमें करीबन हमको एक वीक लग जाता है एक पीपीटी को प्रिपेयर करने में। इतना डेटा उसके अंदर रिसर्च होता है और उसके बाद रिजल्ट तो आपको पता ही है कि उसका रिजल्ट कितना फ्रूटफुल होता है। जब इतना मेहनत करी जाएगी तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आप तक पहुंचाया जाए जो एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही रिपीट करूंगा कि डिटेल वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतिम प्रहार से। तो चलिए, अपना एक डिटेल वीडियो यूनिट 4 तक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। कुछ उसमें टेक्निकल एरर आई थी और कुछ छोटी सी इश्यू था, एक क्वेश्चन पे मैंने थोड़ा सा फ्लिक्स हो गया था, इसलिए हमने फिर से अपलोड करा था यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, माफी चाहूंगा, उसको मैं इसी अंतिम प्रहार की सीरीज में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आ जाते हैं आप अपन इधर उधर की बातें ना करके यूनिट 5 के पार्ट फर्स्ट या देखते हैं कहां तक। वैसे मेरे को लगता है अब ये यूनिट 5 है क्या। अब यूनिट 5 के अंदर हमको 2 एक्ट बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? 2 एक्ट बताए गए हैं। एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करी गई है और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में बात करी गई है। मतलब कि जो शुरुआत के 4 यूनिट हैं ये बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और 5वीं यूनिट लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। यहां तक बात क्लियर हो गई ना। अब पढ़ने का थोड़ा मानस बना लेते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि कौन सी क्या चीजें हैं। इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन, बहुत जोरदार इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी कि आपके सवाल और मेरे जवाब, एक अपन ऐसी सीरीज भी करने वाले हैं, आपके सवाल और मेरे जवाब। अब भले वो बिजनेस रिलेटेड हो, भले वो आपके मेरे वीडियो के रिलेटेड हो, भले वो आपके कॉलेज रिलेटेड हो, भले वो आपके करियर के रिलेटेड हो, भले वो आपके किसी भी काइंड के रिलेटेड हो, भले वो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, भले वो किसी भी सब्जेक्ट से लगभग जो मैनेजमेंट के टच में है, उन्हीं सारे सब्जेक्ट से, या आपके कोई ऐसे सवाल जो आपको लगता है कि मुझसे पूछने चाहिए, या मेरे कोई जवाब आपको चाहिए कि सर आप कहाँ से हैं, क्या आपका है, कितना आप कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपकी मास्टरी है। क्योंकि मैं आपको देखा है कि आपने सारे सब्जेक्ट्स अपन कवर अप कर रहे हैं और थ्रू आउट फर्स्ट सेम से कर रहे हैं, 4th सेम तक कर रहा हूं और पीएचडी तक की क्लासेस लेते हैं। तो आज सर आप क्या करते हैं, तो अगर ऐसा कोई सवाल रहेगा तो इसके लिए अपन एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड सेशन आपके लिए रहेगा और उसी के अंदर मैं पोस्ट आज करने वाला हूं, जिसमें आपको बस अपना कमेंट कर देना है योर क्वेश्चन एंड आपका नाम लेके मैं उस पोस्ट का जवाब दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से आज अपना पोस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। 5 मिनट्स हो गए हैं और वाकई में अभी तक अपन ने पढ़ाई पे भी स्टार्ट नहीं किया है।
तो चलिए जवाब भी अब देना जरूरी था। पहला जो हम इसके अंदर एक्ट पढ़ने वाले हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो जैसे कि अपन कुछ भी पढ़ते हैं और कुछ भी उसकी बेसिक थ्योरी होती है, अब इसके अंदर भी बच्चों को कुछ कंफ्यूजन था, इसकी बात यहाँ पे सॉर्ट आउट कर देनी जरूरी है। बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपने जो लिखाया है नोट्स में और बुक्स के अंदर, तो दोनों में कभी कभी आपको वेरिएशन देखने को मिलता हुआ, नॉर्मली नहीं होता लेकिन कभी कभी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो सर हम कौन सा लिख कर आए, एग्जामिनेशन वाला कौन सा वाला सही मानेगा? तो मैं आपको बता देता हूं दोनों ही आंसर सही रहते हैं। एग्जामिनर को पता रहता है कि क्या आंसर है, कंसेप्ट के ऊपर मार्किंग चलती है। बेसिकली वो आपके पॉइंट्स देखेगा, आपकी प्रेजेंटेशन देखेगा, आपकी हैंडराइटिंग देखेगा, आपकी चार्ट देखेगा, आपके एग्जांपल्स देखेगा, आपके कोट्स देखेगा और आपका मेन आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट क्या रहता है क्वेश्चन का वो देखेगा, है ना। तो बेसिकली दोनों ही सही हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि मेरा सही नहीं है तो मैं उससे नम्र निवेदन करता हूं कि भैया बुक का मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट आंसर्स लिख रखे हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं पे 4 पॉइंट दे रखे हों, कहीं पे 3 दे रखे हों, कहीं पे 7 दे रखे हों, किसी ने कुछ और टाइप्स बताए, किसी ने कुछ और टाइप्स बताए हों। तो अगर आपको लगता है कि मैं कहीं भी गलत हूं, वैसे में कोशिश यही रहती है कि हमेशा आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाओ, लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं कहीं भी गलत हूं तो आप बुक का रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं ऐसा नहीं कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं फिर शुरू करता हूं। देखो बात इतनी जरूरी है कि अगर यहाँ पे अगर मैंने नहीं करता तो भूल जाता। एक इंटरव्यू लेने आया है एक बच्चा, बहुत छोटी सी स्टोरी 2 मिनट की, उसके बाद अपन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे आ रहे हैं, जरूरी है ना, देखो वरना नहीं होती तो मैं नहीं बात करता। एक इंटरव्यू देने आया एक बच्चा, उस बच्चे से पूछा कि बताओ रिक्रूटमेंट के कौन कौन से प्रोसेस है। उसने कहा ये प्रोसेस है। ठीक है, मतलब कि आप अपने इंटरनल कर सकते हो, एक्सटर्नल कर सकते हो। उसने कहा ठीक है। तो उसने एग्जामिनर इंटरव्यूअर ने पूछा, ये प्रैक्टिकल है, मैं उस इंटरव्यू पैनल में था, मतलब मैं इंटरव्यू ले रहा था। तो एग्जामिनर ने पूछा कि अच्छा इंटरनल ज्यादा बढ़िया है कि एक्सटर्नल? तो उस बच्चे ने कहा कि सर एक्सटर्नल ज्यादा बढ़िया है, इंटरनल अच्छा नहीं। तो उसने कहा कि जिस व्यक्ति को मैं पहचानता हूं, इंटरनल यानी कि कंपनी के खुद से ही रिक्रूट कर लेना, और एक्सटर्नल यानी बाहर एडवर्टीजमेंट। तो बोले कि जिस व्यक्ति को मैं पहचानता हूं उस व्यक्ति को आप मना कर रहे हो लेने के लिए, और बाहर से कोई अननोन व्यक्ति जिसको मेरे को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना है उसके लिए हाँ कर रहे हो। तो बताओ क्या बात सही है? तो उस बच्चे ने कहा कि सर बाहर से कोई आएगा तो आप पार्शियलिटी नहीं करोगे, अनबायस्ड रहोगे, वो उसकी जगह सही था। तो उसने एग्जामिनर ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, इंटरनल को ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। और दोनों के बीच में मतलब हॉट टॉक हुई, बहुत सारी तीखी बहस चली दोनों के बीच में। एंड ऑफ द डे वो बच्चा जो था वो सुनने को तैयार नहीं था कि एग्जामिनर उसको किस पॉइंट पर बात कर रहा है। एग्जामिनर समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंटरनल को मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे रखा है, ऑलरेडी उसकी एफडीपी करा रखी है, ऑलरेडी उसके ऊपर खर्चा हो चुका है, वो मेरी एसेट्स बन चुका है, अगर मैं उसी को प्रमोट करके रिक्रूटमेंट कर दूंगा तो मेरे पैसे बचेंगे। और वो कहने पे लगा हुआ है कि सर नहीं आपकी पार्शियलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों का कंसेप्ट अलग अलग था, लेकिन इंटरव्यूअर ने उस 5 मिनट के बाद, 5 भी नहीं शायद 2 या 2.5 मिनट रहा होगा, 2.5 मिनट के बाद उस बच्चे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मतलब हम 4 जने थे, 4 में से सबने क्वेश्चन पूछा। उसने कहा ये तो मेरी बात सुनने को ही रेडी नहीं है, मैं इससे क्या पूछूं। एंड ऑफ द डे क्या हुआ, जब रिजल्ट आया तो उस इंटरव्यूअर ने उस बच्चे को सबसे कम मार्क्स दिए। इसके अपोजिट उसी दिन एक बच्चा आया, उससे पूछा गया कि अच्छा बताओ कि ट्रेनिंग के टाइप्स कौन कौन से। अब एचआर की बात थी, नॉर्मल एचआर की रिक्रूटिंग चल रही थी। तो उसने कहा कि सर ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। तो बोले अब तो ऑनलाइन मोड पे भी शुरू हो गया है ना, तो आप इसको कौन सा नाम देंगे, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो बोले कि सर मैं तो उसमें सुनना, उस बच्चे ने ये जवाब दिया कि सर मैंने तो वही पढ़ा है जो बुक में लिखा है। आप सर फील्ड पे रहते हैं, आप सर ग्राउंड पे रहते हैं, आप सर कंपनी में काम करते हैं, आप जानते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है। गेटिंग माय पॉइंट। तो उस बच्चे को हाईएस्ट मार्क्स मिले और वो टॉपर भी रहा, यानी उसने उसकी गलती एक्सेप्ट करी कि ठीक है सर मैंने तो वही पढ़ा है जो बुक्स के अंदर लिखा है, मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, आप सिखाओ। दोनों बच्चों में क्या डिफरेंस रहा? दोनों बच्चों में यह डिफरेंस रहा कि पहला बच्चा जो था वो रिवोक कर रहा था, वो सीखना नहीं चाह रहा था कि अगर कोई उसको नई चीज सिखाए। क्यों? क्योंकि उसने जो बुकिश पढ़ रखा है उससे वो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहता, वो यही सोचना चाह रहा है कि ये जो 4 चीजें हैं दुनिया यहीं तक है। और दूसरा क्या सोच रहा है कि आई एम फ्री, कि मैं पहले आपकी बात सुनूंगा, समझूंगा, और अगर मुझे अच्छी लगेगी
तो मैं उसको इंप्लीमेंट भी करूंगा। और मैं जानता हूं कि आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, इसलिए हमेशा ये जानिएगा कि जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपसे ज्यादा जानता है। आप भले किसी भी बुक से आंसर लिखो, उसने वो सारी किताबें पढ़ रखी है। गेटिंग माई पॉइंट। आप भले अपने कोठारी पब्लिकेशन से लिखो, आप भले वन वीक से लिख लो, आप भले किसी रेफरेंस मैग्रिल की बुक से लिख लो, आप भले इंटरनेट से पढ़ लो, उस बंदे ने वो सब पढ़ रखा है क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमेशा अपन को कैसा होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सी टाइप का होना चाहिए। हमेशा कोई बच्चा भी मुझे सिखाता है आज, तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है, तो मैं काफी खुश होता हूँ। ठीक है, बहुत सी चीजें मैं सीखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी लर्निंग खत्म हो गई, मैं भी सीख रहा हूँ। इसीलिए मैंने मेरे चैनल का नाम भी लर्निंग विद डॉक्टर आनंद व्यास रख रखा है, यानी आप भी सीखो, मैं भी सीख रहा हूँ। तो ये है फंडे। ठीक है, तो कभी भी स्ट्रेट मत हो जाओ कि अपन को नहीं, ये जो चीज है, ये जो 4 पॉइंट है यही है। हो सकता है कि मैंने कुछ 2 चीजें सही बताई लेकिन 2 गलत बताई, तो उसको पॉइंट आउट करके अपन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमेशा इंटरव्यू में अपन को क्या कोशिश करनी है कि किस तरीके से आंसर देना है, उसको अपने फेवर में करना है, ताकि वो इंटरव्यू में ये चेक नहीं करता कि आप 15 मिनट के अंदर कितना वास्ट नॉलेज है। क्योंकि कोई भी दुनिया का कितना भी बड़ा धुरंधर हो, कोई भी व्यक्ति दूसरा अगर सोच ले कि इसको नहीं सेलेक्ट करना है, तो आप कितनी भी जान लगा लो, आपको नहीं सिलेक्शन होगा। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जिसका जवाब आपको नहीं हो, है ना। जैसे कि एक बहुत फनी डायलॉग है कि यदि आपको सेलेक्ट करना है तो वो पूछता है कि आपके मामा की उम्र कितनी है, वो पूछता है आपके मामा की उम्र कितनी है, और वो दूसरा पूछता है जिसको नहीं सेलेक्ट करना है, वो क्या पूछेगा, मेरे मामा की उम्र कितनी है। समझ में आया। तो वो सामने वाले के ऊपर कुछ भी नहीं है, केवल आपका एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज चेक होता है। तो इसके ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे बात करते हैं। 11-12 मिनट का वीडियो हो गया है और वापस से पढ़ाई का प भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो चलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे आते हैं। तो भारत देश में क्या हुआ था, 1947 की बात है। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, और जिसके बाद हम हमारे आजादी के वर्षगांठ हर साल मना रहे हैं। ठीक है, अब 1947 में जब हम इंडिपेंडेंस हो गए, तो क्या हुआ कि यहाँ पर पहले कंज्यूमर मार्केट नहीं था, यहाँ पे किसका राजतंत्र था, प्रोड्यूसर का, यानी कि मैन्युफैक्चरर का। मैन्युफैक्चरर जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे उसी की सारी बात मान ली जाती थी। यानी मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा तो बिकेगा, ये बनाऊंगा तो बिकेगा। क्यों? क्योंकि पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही मैन्युफैक्चरर होता था, वन सिंगल। ठीक है, वन सिंगल मैन्युफैक्चरर। पहले हम कितने घर में वो होते थे, मान लीजिए कि मेरे को सुथार का कोई काम कराना है, फर्नीचर का कोई काम कराना है, तो एक फर्नीचर वाला, 2 फर्नीचर वाला, 5, ज्यादा बड़ी सिटी आ गई, कैपिटल में आ गए तो 10-15 फर्नीचर वाले होते थे जो पूरा सुथार का काम करते थे और जो प्रोडक्ट को सेल करते थे। तो क्या होता था कि इतना कंज्यूमर को हैरास कर दिया जाता था, इतना उससे प्राइस ज्यादा ले ली जाती थी, और क्वालिटी के नाम पे उसको प्रोडक्ट नहीं मिलता था। जो वो पेमेंट कर रहा है उस अकॉर्डिंग उसको क्वालिटी नहीं मिलती थी, उस अकॉर्डिंग उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, उस अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया जाता था उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या होता जाता था, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण होना शुरू हुआ। तो शोषण होना शुरू हुआ तो भाई साहब सबको लगा कि अब तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जिसका शोषण होगा उसी को तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो भाई हमने एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कंज्यूमर जो क्रेता है, कंज्यूमर क्रेता यानी कि जो बायर कहलाता है। देखो यहां पर फिर से फंडा समझ लो, बायर होता है जो बाय करता है, बायर जो बाय करता है, और कंज्यूमर कौन होता है, जो कंज्यूम करता है। दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, जो कंज्यूम करता है। जैसे कि बायर कौन होता है, जो बाय करता है, कंज्यूमर कौन होता है, जो कंज्यूम करता है। लाइक कि ये वाली शर्ट मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदी तो वो बायर हो गए, और मैं आज इसको पहन के आपके सामने वीडियो बना रहा हूं तो कंज्यूमर हो गए। तो मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं कंज्यूमर हो गया, और बायर मेरे फादर हो गए। इतनी सी बात थी। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना किसके लिए, बेनिफिट के लिए बना, कंज्यूमर के लिए बना। आई होप ये छोटी सी बात आपको क्लियर होगी, और आगे भी ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब ये एम से कुछ 2-3 मोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, इसके मेन प्रोविजन के बनते हैं, इसका एम और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कुछ मीनिंग पूछा जाता है, और राइट ऑफ कंज्यूमर पूछे जाते हैं। ये सारे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे।
द एक्ट ट्राई टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर नॉट ओनली द गुड्स बट ऑल्सो द सर्विसेज, यानी सर्विस से भी वो प्रोटेक्ट करने के लिए बात करी गई। गुड्स यानी कि गुड्स का केवल उत्पाद ही नहीं बल्कि सर्विस से भी प्रोटेक्शन मिलना था। सर्विस यानी कि जो टीचिंग की सर्विस है, हॉस्पिटल डॉक्टर्स की सर्विस है, लॉयर्स की सर्विस है, ठीक है। इसी तरीके से हम कोई सर्विसेज देते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर वाला फोन करके आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि सर्विस की बात हो रही है ना। प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में अपन डिटेल में डिफरेंस पढ़ चुके हैं, यहाँ नहीं देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये क्या है एक्ट के अंदर सर, अब क्या दिक्कत है हमको, क्या वो प्रोविजन याद रखने हैं? जी जरूर याद रखने हैं। क्या सेक्शन याद रखने हैं? जी जरूर याद रखने हैं। सेक्शन याद रखने से आपके नंबर एकदम बढ़ते हैं कंपाउंड रेशो में, ना कि नॉर्मल रेशो, कंपाउंड रेशो में, क्योंकि 5 से 7% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो सेक्शन लिख कर आते हैं। यकीन मानो, अंदर की बात बता रहा हूं, केवल 7% बच्चे, 7% जो सही सेक्शन लिख कर आते हैं, है ना। तो किसी में अगर कंज्यूमर एक्ट 2 सेक्शन 2 मींस एनी पर्सन हु बोथ गुड्स एंड सर्विस पे अप्लाइड होता है ये एक्ट। द प्रोविजन आर अप्लाइड इवन व्हेन द पार्ट ऑफ पेमेंट हैज बीन मेड अंडर एज प्रॉमिस, यानी कि ये तब भी अप्लाइड हो जाएगा जब कुछ ही पेमेंट किया हो, यानी 10% डाउन पेमेंट दिया हो और 90% रिमेनिंग हो या 2% दिया हो, इसमें कुछ भी दे सकता है। द एक्ट प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली द बायर यूजर इन द केस ऑफ गुड्स ऑफ एनी बेनिफिशियरी, अगर बेनिफिशियरी को भी ये प्रोटेक्शन देता है, ना केवल बायर को बल्कि बेनिफिशियरी को भी प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि सपोज कि ये शर्ट लेकर आए, ठीक है, अब ये शर्ट लेकर आए, शर्ट से तो ऐसा कोई नुकसान होता नहीं है, तो बायर थे पिताजी और पहनी मैंने। अब ये शर्ट पहनते ही हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल लगा हो जिससे मेरी स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो गई। अगर वो जो प्रॉब्लम शुरू हो गई तो मेरे पिताजी भी उस कंपनी के ऊपर इंडेमनिटी यानी हर्जाने के लिए केस कर सकते हैं और मैं भी कर सकते हैं, यानी बेनिफिशियरी और बायर बोथ कर सकते हैं। ये एक्ट ये राइट देता है, ठीक है। आगे कंज्यूमर के राइट्स और पढ़ेंगे, लेकिन ये मेन इसका आइडिया फंडा ये था कि गुड्स एंड सर्विसेज पे बात करना, उसकी प्रोटेक्शन करना, पार्शली या लिटिल पेमेंट भी हो गया है तो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और प्रॉमिस हो गया है तो भी पेमेंट प्रोवाइड करना, प्रॉमिस हो गया है तो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और बेनिफिशियरी को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब बेनिफिशियरी कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है, मैंने बायर और बेनिफिशियरी में आपको डिफरेंस बता दिया, बायर और कंज्यूमर में। अब ये क्या कह रहा है, ये 1986 में आया, देखो अब ये प्रोविजन कब आया भैया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। कब से देश आजाद हुआ था? 47 से हुआ था। अब देखो हमारी न्यायपालिका कितनी मतलब सुस्त चल रही है, और कैसे मतलब हमारा संसद की कार्यप्रणाली है कि 1986 तक ये बात नहीं आ पाई। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट। अब इसमें कौन कौन से मेन प्रोविजन है ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं। अच्छा, जिन भी बच्चों को दिक्कत आती है स्क्रीनशॉट में, मैं फिर बता रहा हूं कि थोड़े टाइम पे टेलीग्राम पे पीपीटी आ जाती है, थोड़ा देख लिया करो, क्योंकि मैं हटता हूं फिर आऊंगा, थोड़ा टाइम चला जाता है इसके अंदर, है ना, तो दूसरे बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है। आई अंडरस्टैंड कि आपको नोट्स बनाने होते हैं, लेकिन थोड़ा टेलीग्राम पे आप इसको कोशिश कीजिएगा कि वहां से कर सके, है ना, ताकि मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं हो। मतलब मेरा तो क्या है, मैं तो आपके लिए वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा एंजॉय कर रहे हैं अपन तो पढ़ाते हुए, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं बार बार नहीं हटता। ऐसे मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि सर हट जाओ एक सेकेंड के लिए, हमको स्क्रीनशॉट ले लेने दो, तो भी ठीक है, तो वो हो जाता है, और मैं फ्लो में ही चलते हैं अपन। अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बेटर, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, हाँ, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विस गवर्न अनलेस द गवर्नमेंट स्पेशली एग्जेम्प्टेड, यानी गवर्नमेंट ने कोई स्पेशली एग्जेम्प्टेड नहीं करी है तो ये सारी की सारी गुड्स एंड सर्विस के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल, यानी कि इसका क्या था, पहला प्रोविजन क्या कह रहा है, गुड्स एंड सर्विस को स्टैब्लिश करना, मतलब उनको प्रोटेक्शन देना कंज्यूमर को। सेकंड, एक काउंसिल बना के रखना जहां पर उपभोक्ता मंच, जिसको अपन सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, उपभोक्ता मंच बनाना, जहां पर ये केस फाइल कर सके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज नियुक्त करना, यानी ऐसी एजेंसीज जो इस वाद को निपटा सके, ठीक है। थर्ड पार्टी नियुक्त करना जो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर का कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ग्रेवियंस आता है तो उसको निपटा सके।
कंज्यूमर के जो राइट्स है इनको प्रोटेक्ट करना। कौन कौन से राइट्स हैं वो अपन आगे देखेंगे। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन से बच जाए, यानी उसका शोषण न हो। अब यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन का बेस्ट एग्जांपल आपको पता है कौन सा था? अभी आपको याद है ना, कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट कितने बढ़ गए थे, जो दवाइयां हैं है ना उसकी रेट कितनी बढ़ गई थी, पैरासीटामोल तक की रेट कहीं कहीं बढ़ चुकी थी। तो क्या हुआ था, एक्सप्लॉइट हुआ था कंज्यूमर। जो मेडिकल आइटम्स थे, एक कौन सा ऑक्सीजन चेक करने का मेडिकल इक्विपमेंट आता है, उंगलियों से ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है, ठीक है, मीटर के थ्रू। वो 250 रुपीज का आइटम 1500 तक सोल्ड हुआ है। तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था कोविड के टाइम पे, उन्हीं के लिए ये लॉ बना है, ठीक है। एंश्योर क्वालिटेटिव एंड इफेक्टिव कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कंज्यूमर को एजुकेट करना है। जागो ग्राहक जागो, ये से आपने बहुत बार एड सुना होगा, वो इसीलिए सुना है क्योंकि ये गवर्नमेंट चाहती है कि आपको अवेयरनेस मिले, आपके पास ऐसी स्कीम चलाई जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंज्यूमर के राइट्स का। देखो अगर वहां अंतिम प्रहार में ना भी आए तो भी ये राइट्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यही एक इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसके प्रोविजन का बनता है। अभी अपन ने प्रोविजन कर भी दिए हैं, ठीक है, तो परेशान मत हो, सारी चीजें करा दूंगा, वीडियो भले बड़ा हो जाए लेकिन कराना जरूरी रहता है। जो जहां बात बोलनी पड़ती है वो अलग से, उसके लिए इतने से के लिए वीडियो बनाना वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब सबसे 8-7 तरीके के राइट दे रखे हैं यहाँ पर कि कंज्यूमर को कौन कौन से तरीके के राइट्स हैं, 7 टाइप्स ऑफ राइट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको 6 भी याद हो जाएंगे ना, एग्जाम में आप 6 राइट भी लिखाओगे तब भी मैं कह रहा हूं कि आपका सही होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 7 याद हो जाए, और कोशिश अपन मेरे साथ करेंगे तो कोशिश हो ही जाएगी। सबसे पहला राइट है राइट टू बी हियर्ड, सॉरी पहला राइट क्या कह रहा है, राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड यानी कि आपको सुनवाई का अधिकार हो, हियरिंग करी जा सके, आपकी बात कोई सुने। अरे सर मैं गया था, मुझे मोबाइल बेच दिया उसने खराब क्वालिटी का, अब वो दुकान वाला मेरे से क्या कह रहा है कि तो आगे से डिफेक्ट है और अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो वो मैं कहाँ जाऊं। तो इसके लिए एक कंज्यूमर के पास राइट रहता है, राइट टू बी हियर्ड यानी सुनवाई का अधिकार। दूसरा है राइट टू सीक रिड्रेसल यानी न्यायपालिका में अपने वादों के निपटारे का अधिकार। सीक रिड्रेसल का मतलब है न्यायपालिका में जाकर अपना जो वाद है यानी कि इशू है उसको सॉल्यूशन करने का अधिकार कहलाता है राइट टू सीक रिड्रेसल। थर्ड कहता है राइट टू इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिलता है कि ये प्रोडक्ट कौन सी क्वालिटी में चल सकता है, कौन सा इसके प्रिकॉशन मुझे रखने होंगे इस प्रोडक्ट को यूज करते समय। जैसे कि एक वॉशिंग मशीन लेकर आए तो कौन से प्रिकॉशन रखने, भैया हाथ नहीं डालना है जब चालू हो, तो ये बताएगा कौन, ये मैन्युफैक्चरर का दायित्व होता है, लायबिलिटी होती है कि वो आपको बताए कि इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है और ये आपको प्रिकॉशन रखने हैं। राइट टू प्रोटेक्शन यानी कि ऐसी कोई चीज ना मिले, राइट टू प्रोटेक्शन यानी कि आप उसका एक्सप्लॉयटेशन न कर सको, मनमाने दाम पे पैसा वसूल न कर सको। इसके लिए एक वर्ड बना है एमआरपी। एमआरपी आपको पता है, पता ही होगा, हर जगह हर पैकेट के ऊपर लिखा होता है एमआरपी 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 एमआरपी। क्या वर्ड फुल फॉर्म है, जरा मुझे बताएंगे? अरे आपको तो पता ही है, मैं भी बता देता हूं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब है कि इसको अंतिम उपभोक्ता तक आप इस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं बेच सकते। सर्विस चार्ज लगाना, जीएसटी लगाना सब लगाओ, लेकिन एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकते, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम। तो अगर आप उससे ज्यादा बेचते हो तो आप मेरे इस राइट का हनन कर रहे हो, मतलब ये तोड़ रहे हो, दैट इज द राइट ऑफ प्रोटेक्शन, राइट टू प्रोटेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल है ना, कहां दिक्कत आई बताओ। नेक्स्ट क्या है, अभी याद भी करा दूंगा, है ना, चिंता मत करना। राइट टू एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब कि विश्वास, कि हाँ ये प्रोडक्ट ले जाओगे, ये हमारे यहाँ से मिला है, ये हमारे यहाँ का जेन्युइन प्रोडक्ट है, क्वालिटी इसका जो लिखी हुई है वही क्वालिटी है। मीन्स कि अगर मैंने मंगाया मोबाइल और अंदर से निकला साबुन, फ्लिपकार्ट के साथ हो चुका है, मोबाइल मंगाया अंदर से निकला साबुन, काफी वायरल भी हुआ था वो केस, तो वो एश्योर्ड नहीं है कि अंदर जो प्रोडक्ट है वो सेम क्वालिटी का होगा। अब जैसे कि कोई मोबाइल है, अब हर कोई तो मदरबोर्ड खोल के देखेगा नहीं, हर कोई तो रैम खोल के देखेगा नहीं, हर कोई तो कैमरा खोल के देखेगा नहीं कि कितने जीबी का रैम है इसकी, कितना क्या है, लेकिन जो लिख दिया है वो फिक्स्ड होना चाहिए, एश्योर्ड होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये पांचों राइट समझ में आ गए हैं।
छठा है कंज्यूमर एजुकेशन का। अब ये कंज्यूमर एजुकेशन डिफरेंट है और इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब है कि कंज्यूमर को अवेयर करना नए थिंग्स के बारे में, या उसको जो उसके राइट्स है उसके बारे में एजुकेट करना, यानी कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में शिक्षा देने का अधिकार भी गवर्नमेंट का है। अब मुझे क्या पता कि मेरे कौन कौन से अधिकार हैं, लेकिन कंज्यूमर के बारे में बताएगा। और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का भी मैन्युफैक्चरर का। ये काम मेनली किसका है? गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट एजेंसीज का है। ठीक है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ने जो एजेंसीज दी है उनका वर्क है कि ये मेरे को बताएं कि कौन सा भैया तुम्हारा एजुकेशन है, तुम्हारे के पास ये सारे राइट्स हैं, क्या तुम्हें पता है, तुमको अगर दिक्कत आती है तो तुमको कहाँ जाना है। नेक्स्ट, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। कोई भी आप मेरे को ऐसा प्रोडक्ट ना दो जिससे मेरा एनवायरनमेंट को दिक्कत आए। हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब कि आपको पता है मैगी बैंड हो गई थी। मैगी, हाँ जी, बहुत से कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में एक बच्चा, कॉलेज का बच्चा, बॉय हो गर्ल हो, मैगी बनाना तो जरूर सीख लेता है और मैगी बड़े चाव से खाता है, क्योंकि रात को जब हम पढ़ने बैठते हैं तब जब ग्रुप स्टडी होती है तो एक ही डिश बनाई जाती है, उस डिश का नाम होता था मैगी। लेकिन बीच में मैगी बैंड हो गई थी, उसमें कहा था कि ये जो लीड की उसके अंदर क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा पाई गई। उसी समय पतंजलि ने अपनी आटा मैगी लॉन्च करी, ठीक है, उसमें यप्पी नूडल्स आए। लेकिन आज भी मैगी पहले जैसी थी वैसी ही चल रही है, बच्चों की पहली पसंद बनी हुई है। लेकिन अगर आप मेरे एनवायरनमेंट को, जहां पे मैं रह रहा हूं, कोई ऐसी चीज न दे, हैजार्डस चीज न दे जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हो, यानी कि आपको ऐसी कोई चीज कंज्यूम करने के बाद मैं उसको डिस्पोज ही ना कर पाऊं, कंज्यूम करता हूं तो मेरे एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान होता है, तो ऐसी आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते। यानी कि आप एसी में भी अगर हम CO2 करते हैं तो हम इस लेवल का नहीं बना सकते कि वो बाहर ज्यादा एनवायरनमेंट को तुरंत हार्म करे। आपने गाड़ी के पीछे साइलेंसर लगा होगा, गाड़ी के पीछे आप क्या चेक कराते हैं? पॉल्यूशन कंट्रोल का चेक कराते हैं ना, पॉल्यूशन कंट्रोल का। और अगर वो नहीं होता तो क्या होता है भैया, 1000 रुपए का चालान काट देता है। तो गाड़ी के पीछे जब वो पॉल्यूशन कंट्रोल चेक करता है तो फर्स्ट जब गाड़ी आती है, मतलब गाड़ी जैसे ही आपने शोरूम से निकाली है ना, तो मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी है कि वो ऐसा प्रोडक्ट आपको दे कि उससे पॉल्यूशन ना फैले। आपकी ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी है उसको मेंटेन करके रखना, उसकी क्लीनिंग कराना, उसकी सर्विसेज कराना, अगर कोई इश्यू है तो उसको सॉर्ट आउट करना। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कहलाता है आपका हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसको याद कर लेते हैं, क्योंकि याद करना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने जम्बलिंग वर्ड्स के ऊपर। देखो, सब में राइट टू बी हियर तो कॉमन ही है, तो अपन ये राइट टू ये तो सब सीधा कैंसिल हो गया। सबसे पहले अपना क्या उत्तर क्या आया? H, फिर S, फिर I, फिर P, फिर A, फिर C, फिर H। अब चलिए बन गया। HP की गैस लेने गए थे, HP की गैस लेने गए थे SI साहब, सब इंस्पेक्टर पोस्ट होती है। HP की गैस लेने गए थे SI साहब, गैस तो नहीं मिली लेकिन उनको मिल गया AC। तो वो अपनी मिसेस के लिए, नहीं मिसेस तो है ही नहीं हमारे पास यहाँ पर, तो वो अपने बच्चे हीरो के लिए AC ले आए। चलिए वापस से याद कर लेते हैं। HP की गैस लेने गए थे SI साहब, कौन गए थे? SI साहब। तो उनको गैस तो नहीं मिली लेकिन मिल गया AC, और वो ले आए अपने बच्चे हीरो के लिए AC। ठीक है, H फॉर हियर, P फॉर प्रोटेक्शन, यानी पहले आपने सुना फिर उसको प्रोटेक्ट करा। S फॉर सीक रेड्रेसल, यानी आप उसकी कार्यवाही सुन सकते हो। I फॉर क्या काम गया अपना? इंफॉर्मेशन। A फॉर एश्योरेंस, ठीक है। C फॉर कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। और लास्ट H फॉर बच गया हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, ये भी याद कर लेना यार, जो आपको अच्छी लगे वो। ठीक है, अपना काम है थोड़ा सा समझना। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, तो मुझे लगता है 30 मिनट का वीडियो हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है कि इसके 2-3 पार्ट बनाने होंगे और अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चेक करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इधर उधर की बातें नहीं, सारी पढ़ाई की बातें होंगी, इसलिए अभी ये सेकंड पार्ट में अंदर अपन ये अपलोड करते हैं ताकि वीडियो 30 मिनट से ज्यादा लंबा भी नहीं हो, आप भी थोड़ा रेस्ट ले लो। और अपन नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मैं इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खत्म कर दूंगा। ठीक है,
तो जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए और बताइए कि क्या आपके सवाल और मेरे जवाब का कोई सेशन आप चाहते हैं या नहीं। जय हिंद।